वेलकम टू अवनीश क्लासेस। तो आज हम यहाँ पर एसएसटी के टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं इस सीबीएसई बोर्ड के लिए एंड स्टेट बोर्ड के लिए। तो जो हमारा टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 होगा वो हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं टेस्ट सीरीज में हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। देखो टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि जो हमारे पहले के क्वेश्चन पेपर आए हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, हम उन क्वेश्चन पेपर को आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आपको प्रॉपर आंसर यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश इन सब की भी टेस्ट सीरीज का अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि हमारे को जो है कि इन सब्जेक्ट की भी वो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर होने वाला है हमारा वो 2016 का होगा, ठीक है बच्चों। एंड जो टेस्ट सीरीज का नाम होगा जो हमारा प्लेलिस्ट पे क्रिएट बटन मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज के नाम से, टेस्ट सीरीज एसएसटी, ठीक है बच्चों। तो अब हम शुरू करते हैं आगे। तो बच्चों 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जंगल बुक के लेखक कौन है, ठीक है। जंगल बुक एक फेमस राइटर की बुक है, ठीक है। आपने कभी बचपन में देखा होगा मोगली, ठीक है। वो जंगलों में कैसे कूदता था, खेलता था, तो वही वाली जंगल बुक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जंगल बुक के जो लेखक है बच्चों वो रुडयार्ड किपलिंग है, ठीक है। इन्होंने ये बुक 1894 यानी 1894 में लिखी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो इसका जो पार्ट है और में, ठीक है। जब भी हम स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में बैठते हैं तो स्टेट बोर्ड के अंदर क्या होता है कि पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं, तो इसका पार्ट नंबर 2 है ये, ठीक है। पार्ट नंबर 2 क्या है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो देखो जो केसरी समाचार पत्र है वो लिखा था श्री बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर है, बट यहाँ पे सन अलग से मेंशन कर रखा है। जैसे कि कभी आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जो केसरी समाचार पत्र है वो किस सन में प्रकाशित किया गया था, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 4 जनवरी 1881 यानी 1881 में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछ सकते हैं बच्चों कि जंगल बुक के जो लेखक हैं इन्होंने जंगल बुक किस सन में लिखी, तो कौन सन में लिखी बेटा, 1894 में लिखी थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और डिफाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो पार्ट है उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो ये पूछ सकते हैं जो केसरी समाचार पत्र जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो बेटा जो भाषा में लिखा गया है वो भाषा है मराठी भाषा। कौन सी भाषा, मराठी भाषा में लिखा गया है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3-4 डिफाइन कर रखी है क्योंकि अगर एग्जाम में आप 1-2 भूल गए तो 1-2 फालतू पढ़नी चाहिए हम लोगों को। तो मैंने कौन कौन सी लिखी है देखो। सबसे पहले जैव मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है, ठीक है। हमारे भारत के 44 यानी अप्रोक्सीमेटली 44 बट जो एक्यूरेट नंबर है वो 43.3% भाग पर क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। अभी आगे डिफाइन करूंगा इसको। दूसरा पॉइंट, इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। क्यों होती है, देखो इसमें क्या है कि अगर नाइट्रोजन हमारी धरती पर जो नीचे का सरफेस एरिया है अगर वहाँ कम पाई जाएगी तो जो हमारी जो खेती होगी वो बहुत अच्छी मात्रा में होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 में क्या है, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। याद रखने वाली बात है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इस मिट्टी में, ठीक है, नहरें एवं कुआं खोदना या निकालना बहुत इजी होता है। देखो आपको पता है कि जो धरती उपजाऊ होती है ना वहाँ पर हल्की की नमी होती है, ठीक है, गीलापन सा होता है। तो गीलापन है तो ये आपको समझते हैं इन चीजों को कि जैसे मान लो एक मिट्टी है वो बहुत टाइम से ठोस है, ठीक है, बट वो मिट्टी क्या है आज की डेट में वो नरम हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि वहां पर क्या है कि जो हमारी जलोढ़ मृदा है या कोई भी मृदा आ सकती है, बहुत सारी सोइल्स के टाइप में 10th क्लास के अंदर। तो क्या होता है कि जब ऊपर के शिखर से जो मृदा बह के आ रही है ना नीचे, जैसे सपोज करो आप कह रहे हैं कि हिमालय हमारा ऊपर है, ठीक है, अब हिमालय से नदियां बह के आ रही है, ठीक है।
उत्तराखंड में भी आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी आ रही है, राजस्थान वगैरह सब जगह जा रही है, मतलब ठीक है, बहुत सारी अप्रोक्सीमेटली राज्य के अंदर जा रही है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर जोड़ मर्दा पाई जाती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ी नमी आ जाती है धरती के अंदर, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप चीजों को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। पहले से रफ कर दो, ठीक है। देखो जलोढ़ मृदा का कहने का मतलब यह है बच्चों कि जहां पर जो हमारी जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, पहले क्वेश्चन आगे पूछेंगे कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। देखो जलोढ़ मृदा वहां पाई जाती है जहां पर नदियां हमारी क्या कर रही है, राज्यों में होके जा रही है, ठीक है। जैसे आपने गंगा जी देखी है हमारे हरिद्वार के अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हमारे उत्तराखंड का, तो गंगा जी के किनारे आप देखेंगे कि जहाँ गंगा जी बह रही है, गंगा जी एक लेवल तक बह रही है, सपोज करो एक लेवल है हमारा, ये एक स्केल बनाया हमने, ठीक है। अब गंगा जी इस लेवल तक बह रही है, ठीक है, गंगा जी इस लेवल तक बह रही है, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो नमी है ना वो यहाँ तक रहेगी, ठीक है, यानी यहाँ की मिट्टी सॉफ्ट रहेगी। अगर यहाँ की मिट्टी सॉफ्ट है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर पेड़ भी बहुत ज्यादा होते हैं, हरियाली बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो कारण यही है कि गंगा जी के किनारे क्या पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो पेड़ है ऑटोमेटिकली, चाहे वहाँ पानी दे ना दे, धूप बहुत तेज हो, ठीक है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होती है, फार्मिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी खेती होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इसे रफ कर देंगे। तो आप ये चार में से कोई भी 2 पॉइंट लिख के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल 2 ही पॉइंट के बारे में पूछा गया है और आपसे एग्जाम में 2 ही पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ अपनी तरफ से, क्वेश्चन में है नहीं वैसे, कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। देखो बच्चों जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है खाद, दूसरी होती है बागर, ठीक है। अब समझेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है। आप समझो जो खादर होती है ना, जो जलोढ़ मृदा बहकर ताजी ताजी आई होती है उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, यानी नई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और जो बांगर है, यानी जो मृदा ऑलरेडी पुरानी है उस मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है। एग्जांपल समझाऊं कैसे, देखो आयरन स्केल बनाया था, स्केल रफ कर लो यहाँ पर, ठीक है, एक स्केल ड्रॉ कर लिया। अब सपोज करो गंगा जी का लेवल यहाँ पर है, गंगा जी यहाँ पर बहेगी, ठीक है जी, इसको गंगा जी नहीं जाएगी। बट सपोज करो कहीं बादल फट गया वो पहाड़ों पे, या कुछ भी हो गया, बाढ़ आने की संभावना है, तो क्या होगा, हमारा गंगा जी का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि पानी का फ्लो क्या होगा, पानी का फ्लो क्या होगा ना, बढ़ गया। तो सपोज करो कि वो फ्लो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर रेतीला जो रेत होता है वो सब चीजें हमारी आती है। जब वो चीजें आ रही हैं तो इनमें क्या जलोढ़ मृदा आ रही है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो ये नई मृदा हमारी पैदा हो रही है, जो पानी का लेवल हमारा यहाँ तक गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे, ठीक है। जो यहाँ तक हमारा लेवल आएगा, नीचे तो मैटर नहीं करता, जो नया आया है वहां पर मैटर करेगा, ठीक है। तो ये क्या आई, यहाँ पर नई मृदा आई, ठीक है बेटा। अब सपोज करो कि बाढ़ थी, अब बाढ़ चली गई, ठीक है, बाढ़ का पानी कुछ टाइम में क्या हुआ, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जब नॉर्मल हो गया तो इसका दोबारा से लेवल यही हो गया, ठीक है। इसको समझो 6 महीने बाद कम से कम, तो 6 मंथ हमारा टेम्परेट हो गया, ठीक है। तो वो जो नमी जो मृदा लेके आई थी वो तो यहीं तक रहेगी, या यहाँ तक भी जा सकती है ऊपर तक, क्योंकि नमी जाएगी ऊपर तक। तो जो यहाँ तक की नमी आने वाली है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नमी रहने वाली है पुरानी, उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। यानी वह मृदा जो पुरानी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बांगर मृदा बोलते हैं। और खादर का मतलब वह मृदा जो नई मृदा होती है उसे हम खादर मृदा बोलते हैं। एक नंबर में कुछ सुना चुका, दोबारा पूछ सकते हैं, इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ आपको। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुल अथवा कुल से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अप्रोक्सीमेटली टाइम बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे स्टेट बोर्ड में मैक्स टू मैक्स टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। आज मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही प्यारा एग्जांपल देके, जिससे कि आप 1 टाइम में इसको समझ पाएंगे, ठीक है। पहले देखो ने लिखा क्या है कि पश्चिमी हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को कुल अथवा कुल कहते हैं, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित नहरों के लिए गुल और कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान का एक क्षेत्र है, ठीक है, एक राज्य राजस्थान, वहां पर क्या करते हैं, घरों की छत के ऊपर ना में ऐसे करके वो बनाते हैं वाटर टैंक, ठीक है बच्चों, जिससे हम क्या करते हैं, उस वाटर को बार बार जैसे बारिश पड़ती है, ठीक है, वाटर क्या होता है, फुल हो जाता है, ठीक है। जब फुल हो जाता है तो फुल होने के बाद क्या करते हैं, हम इस वाटर को फिल्टर होकर किस में यूज करते हैं, पीने में, खाने के सामान में यूज करते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, आप जानते हैं जैसे पहाड़ों पर सीधा सीधार खेतियां होती हैं, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो
तो पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसा ही स्टेप बनाया जाता है, ठीक है। वो स्टेप कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है। ऐसे स्टेप फार्मिंग वैसे आपने देखा होगा, ऐसी स्टेप फार्मिंग भी होती है। तो ऐसे ही करके क्या किया जाता है, एक वहाँ पर गुल और पुल है, ऐसा करके हम नदियाँ बन जाती है। कभी आपने देखा होगा पहाड़ों पे कि जैसे यहाँ से वाटर फ्लो होगा तो ऐसे ऐसे करके वाटर जो है नीचे तक आता रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ बनाई गई है इसको हम बोलते हैं गुल और पुल, ठीक है। इसके बारे में और भी बताऊंगा आपको। जो गुल और जो पुल जो नाम है, ये हमारे भारत के अंदर प्रमुखता जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के लिए यानी खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। और जो इसका लाभ मिलता है, जो इसका लाभ मिलता है हमारे इंडिया को, वो हमारा जो लाभ की जो क्वांटिटी है वो 20 हेक्टेयर है, ठीक है। यानी 20 हेक्टेयर तक हम एक गुल और पुल से क्या कर सकते हैं, खेती का जो क्षेत्र है वहाँ तक हम इसको क्षेत्र को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक रेडियस है, ठीक है, मैंने एक सर्कल खींचा, ठीक है। अब जो ये सर्कल है ये 20 हेक्टेयर तक का हम इसको जो सिंचाई का जो पानी जो स्टोर कर रखा है हमने, हम इतने क्षेत्र में इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये कितने लोग यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकता है या पूछ सकते हैं बच्चे। तो कम से कम 30 लोग इसका क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं वन टाइम में। कितने लोग, 30 लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप कहीं भूल भी जाओ कि किताबी लैंग्वेज नहीं समझ आ पा रहा है तो सीधा साफ लिख के आना, गुल और पुल से यह अभिप्राय है कि हम इस शब्द का प्रयोग खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं। बट कौन से खेतों में, जो पहाड़ी क्षेत्र के खेत होते हैं उनकी सिंचाई के लिए इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेत होल खनन से क्या अभिप्राय है। देखो क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितने भी आपके घर बनते हैं तो उसमें रेता यूज होता है, ठीक है। तो रेते में क्या होता है कि रेता भी हमारा क्या करता है, माइनिंग करके निकल जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीन होती है माइनिंग के लिए। तो माइनिंग करके क्या करते हैं हम, जो धरती है धरती के अंदर से कुछ सामान को निकालते हैं और बदले में उसको क्या करते हैं, तोड़ फोड़ के जैसे पत्थर है पत्थर वो रेत बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि जो रेत खनन है यहाँ पर जो मेन काम है वो कोयले का है, ठीक है। यानी कोयले का खनन, ठीक है। और ये कहाँ किया गया, ये जोवाई में एंड चेरापूंजी, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जोवाई व चेरापूंजी में कई परिवार के सदस्यों ने एक लंबी सरकरी सुरंग बनाई, किसकी, कोयले की सुरंग बनाई। इसे क्या बोलते हैं, रेत होल खनन बोलते हैं, ठीक है। और मैंने अलग से लाइन लिखी है यहाँ पर, रेत होल खनन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है। कहने का मतलब क्या, राष्ट्रीयकृत का मतलब ये होता है बच्चों कि वह काम जो गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं। यानी माइनिंग के 90% जो प्रोजेक्ट है ना बेटा, वो गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं। इसके टेंडर निकलते हैं, टेंडर भरने पड़ते हैं, टेंडर भरने के बाद टेंडर जिसने टेंडर भरा है उसको मिलता है, ठीक है। वो मिलने के बाद क्या होता है, फिर वो जो साइड होती है वो साइड उस वर्कर को मिल जाती है। वो अपना 1 साल का एग्रीमेंट होता है इसका, ठीक है। 1 साल के एग्रीमेंट के लिए आप उसको उस धरती को ले सकते हैं और उसके अलावा माइनिंग कर सकते हैं। यानी जो भी वहां से आइटम्स निकलने वाला है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, गवर्नमेंट ने आपको सैलरी दे दी। तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि वो जैसे जोवाई व चेरापूंजी में कई परिवार ने क्या करा, एक लंबी छोटी सुरंग खोदी, सुरकरी। सुरकरी का मतलब होता है पतली, ठीक है। अगर सुरकरी ना लिख पाओ या सरकरी ना लिख पाओ तो आप लिखा ना पतली एक सुरंग खोद दी, ठीक है। इतना भी आप लिखे होगे आपका क्वेश्चन इनफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। यानी जो हमारा इंडिया है उसको हमने किस आधार पर कर रखा है, विभाजन कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत तरह के टाइप्स के धर्म होते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर इन्हीं टाइप्स के ऊपर क्या कर रखा है, इंडिया को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो क्या लिख के आएंगे आप इसके अंदर, जाति या धर्म के आधार पर समाज का विभाजन करना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो पहला टाइप यहाँ मैं करा रहा हूँ आपको, दूसरा टाइप आपको बता रहा हूँ बोलिए। दूसरा टाइप ये है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो दोनों क्वेश्चन को यहीं पर कवर कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। उस राज्य को कहते हैं जहां सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार है। जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार में कैसा लिखा है क्या कि ये 2 मौलिक अधिकार हिंदुओं के हैं, 2 मुसलमान के हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो वही चीज है कि हमारा जो इंडिया है ना
वो धर्मनिरपेक्ष देश एक तरह से, ठीक है। अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो राज्य भी हमारा धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदुओं में कोई भेदभाव नहीं है, मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, सिख में कुछ नहीं है, ईसाइयों में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे एग्जांपल दूं आपको, पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में, थाने में क्या होता है स्टेशन के अंदर, कि हिंदुओं का भी वही होता है, मुसलमानों का भी वही होता है, सिखों का भी वही होता है। तो यही एग्जाम्पल दिखाता है कि जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को समानता का, यानी जीने का अधिकार हो, अपने अधिकारों को लेकर जो भी उनके प्रथा होंगी, जो भी उनके यहाँ होता होगा मैनेजमेंट, उन सबको वो एडवर्टाइजमेंट करके जी सकते हैं। तो ऐसे राज्य को क्या बोलते हैं हम? धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। देश में भी आप ये लिख सकते हो, क्योंकि जब राज्य धर्मनिरपेक्ष है देश भी धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो हाँ बेटा बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि वहां पर सभी धर्मों के लोगों को अपना जो भी जीवन यापन है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, सबको समान रूप से दिए गए हैं। इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहलाता है और धर्मनिरपेक्ष देश भी कहलाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में गरीबी उन्मूलन के 2 उपाय लिखिए, ठीक है। मैं 3 एग्जांपल दूंगा, अगर एक आप भूल भी गए तो 3 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला एग्जांपल है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखो आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। इसका दूसरा नाम है राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड, ठीक है। राशन कार्ड क्या मदद करता है कि जो गरीब लोग हमारे, वैसे सभी लोगों को मिलता है राशन कार्ड, बट जो गरीब लोग है ना वो ज्यादा इसका यूज करते हैं। जैसे बताऊं आपको कि हमारा जितना भी बड़ा वर्ल्ड है ना ये, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बढ़िया जो वितरण का, यानी जो फास्ट फॉरवर्डिंग का सिस्टम है, यानी जो सामान देने का सिस्टम है, वो हमारे इंडिया में सबसे लार्ज है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, राशन कार्ड का यूज़ करते हैं। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि भारत के अंदर जो राशन वितरण करते हैं उस प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपका दूसरा पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इस जो आपका ये मनरेगा है, इसके अंदर आपको सरकार यह बोलती है कि आपको 100 डेज का हमारी तरफ से गारंटी रोजगार मिलेगा, ठीक है। किनको मिलेगा? जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इनकी साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट आपको 100 दिन का कम से कम रोजगार देगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो ये चीज, ठीक है। तीसरी चीज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड का नाम सुना होगा, ठीक है। 30 रुपए दो स्मार्ट कार्ड ले जाओ, ठीक है। उस स्मार्ट कार्ड के अगेंस्ट में आपको 5 लाख तक का क्या दे रही है गवर्नमेंट? फ्री ट्रीटमेंट दे रही है। बट इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। क्या ये सरकारी अस्पताल में मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, सरकारी अस्पताल में आप जाओ तो भाई वैलिड है। क्या प्राइवेट में मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, प्राइवेट में भी। जहाँ पर गवर्नमेंट इन फैसिलिटीज को आपके लिए अवेलेबल कराती है, चाहे वो निजी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो आपका सरकारी हो, ठीक है। इन तीनों जगह या दोनों जगह आपको वो चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो आप पॉइंट लिख सकते हो, उसके अंदर भी पॉइंट बनाओ कि सरकार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अत्यधिक प्रयास कर रही है। जैसे आप लोग आयुष्मान कार्ड के बारे में जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड के अगेंस्ट में सरकार हमें, हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक का क्या दे रही है? फ्री ट्रीटमेंट दे रही है। तो इसी ये जो योजना है ना, ये सभी के लिए है, चाहे कोई हाई क्लास हो, चाहे पोर क्लास हो और चाहे मिडिल क्लास हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी कोई बिलोंग नहीं करती, ठीक है। जो स्कीम गवर्नमेंट की निकली हुई है ना, वो सभी के लिए इक्वल निकली जाएगी, ठीक है। यहाँ देखा जाएगा कि मुकेश अंबानी को क्या जरूरत है भाई आयुष्मान कार्ड की, वो उनका मैटर है, क्यों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। बट गवर्नमेंट सबके लिए इक्वल स्कीम निकालती है। तो आप इन तीनों पॉइंट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए, यानी फुल फॉर्म लिखनी है आपको, ठीक है। तो पहले पूछी गई है आपको BMI, ठीक है। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अब पूछोगे कि BMI क्या होती है? देखो ये एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आपकी हाइट एंड वेट को कैलकुलेट करके बताया जाता है। क्या आपके लिए जो आपका हाइट और वेट है
वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है निकालने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला आपसे कहीं पूछ सकते हैं, वैसे कहीं पूछा नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे BMI इज इक्वल टू वेट, जब वेट होगा वो केजी में होगा, और अपॉन में हाइट, हाइट आपकी जो होगी मीटर स्क्वायर में होगी, ठीक है। और जो इस पैमाने की शुरुआत है, BMI की शुरुआत 1900 शताब्दी में करी गई थी, और किन्होंने करी थी? एंकर किच द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जो इसका पार्ट सेकंड है HDR, इसका जो फुल फॉर्म है मानव विकास रिपोर्ट है। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य बीमा क्या होती है, उसके लिए मानव विकास रिपोर्ट बनती है, ठीक है। और इसका लास्ट जो सर्वे हुआ था वो 2021 में हुआ था। इस रिपोर्ट के अंदर टोटल 191 मेंबर्स जो देश है, जो कंट्री है वो सपोर्ट करती है, और जो भारत में इसकी पोजीशन है वो 131 है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं ना बेटा आपसे पूछ के नहीं आएंगे क्या आपने ये पढ़ा था, आप कहोगे नहीं पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि जब कोई राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, ठीक है, या तो राष्ट्रपति के लिए होगी या प्रधानमंत्री के लिए होगी। राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो राष्ट्रपति का इतना कोई अहम रोल नहीं होता डिसीजन लेने के लिए, किसका रोल होता है? प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा आपका गृह मंत्रालय, ठीक है। अभी बताऊंगा इसके लिए गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम मिनिस्ट्री, ठीक है। होम मिनिस्ट्री यहाँ पर क्या होगी आपकी? उत्तरदायी होगी, ठीक है। और जो इसका मेन अध्यक्ष होता है ना कमेटी का, क्योंकि देखो ये भी एक कमेटी है, ठीक है। तो जो कमेटी का अध्यक्ष होगा, इस कमेटी का अध्यक्ष होगा हमारा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी है अभी हमारे प्रधानमंत्री। यानी अगर अभी कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आपदा होगी तो उसके जिम्मेदार होंगे नरेंद्र मोदी जी, उसका कार्यभार पूरा का पूरा संभालेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 संगठनों के नाम बताइए। मैं आपको यहाँ पर 4 बार बताऊंगा, आपको जो मन करे आप वो लिख लेना, ठीक है। तो जो पहला है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। पहला संगठन जो है ये भूमिका निभाता है बहुत बड़ी, ठीक है। ये जो है आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पर है बच्चों? न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसकी शुरुआत करी गई 1995 में, ठीक है। यानी 1995 में इसकी शुरुआत करी गई, ठीक है। आपका दूसरा है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ठीक है, आप भी डिफाइन कर सकते हो। और तीसरा है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। ये भी जो है जो आपकी आपदा वगैरह आती है उसके लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है। और जो जिले लेवल पे है वो है जिला आपदा प्रबंधन समिति या प्राधिकरण, ठीक है। ये आपका जिले नंबर पे है, ठीक है। ये जो काम करेंगे आपके नेशनल लेवल पे करेंगे, ये स्टेट लेवल पे करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण भूमिका आज की डेट में ये है कि देखो कोई भी घटना होती है, ठीक है, तो सबसे पहले वहां के स्थानीय लोग वहां की मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कि स्थानीय प्राधिकरण भी बहुत बड़ी भूमिका रखता है एक संगठन को, ठीक है। बट आज की डेट में इंडिया में क्या है कि मार बातें पड़ेगी, वीडियो पहले बनेगी, ठीक है। क्योंकि लोगों को फेमस होने का शौक है कि भाई आज की डेट में कोई आपदा आ रही है तो बाद में मदद करेंगे, पहले शूट करेंगे कि कैसी आपदा आ रही है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्थानीय लोग भी बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में जो आपकी ये 1 नंबर की सीरीज है ये खत्म होती है, और कल हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसके बारे में डिफाइन करेंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं कल।